दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में और हम बात करेंगे यूपी की। आखिर जिस समय राज्य कोविड से लड़ रहा है और कोविड के केसेस अभी भी कम नहीं हुए हैं और राज्य की पूरी जो व्यवस्था है वो कोविड और जो मरीज हैं उनके बीच में जूझ रही है, वैसे में ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और 2 दिनों तक उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। और ये उन सीरीज ऑफ मीटिंग का एक हिस्सा था जो इससे पहले पिछले 2 हफ्तों में BL संतोष लखनऊ गए और वहाँ पे उन्होंने ढेर सारी बैठकें की। इसके अलावा जो RSS के कार्यवाह हैं दत्तात्रेय हंस बोले, उनकी जो बैठकें हुई और इसके अलावा राधा मोहन सिंह और ऐसी तमाम बैठकें पिछले 2 हफ्तों में हुई। तो आखिर यूपी की क्या राजनीति है, क्यों कोविड के समय में योगी आदित्यनाथ और खास करके बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो यूपी को लेकर कंसर्न्ड है, तो क्या है इसकी राजनीति और क्या इससे यूपी में आगे होने वाला है, इन मीटिंग्स के बाद क्या निकला, तो हम बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में यूपी में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली आए और उसके बाद की जो परिस्थितियां, जिस तरह से मुलाकातें हुई है, उन मुलाकातों में क्या निकला है और उससे यूपी की राजनीति में खास करके बीजेपी की राजनीति में क्या तब्दीली आएगी और बीजेपी हाईकमान के सामने इस समय क्या बड़े कंसर्न हैं। जो पिछले बैठकें हुई थी BL संतोष की और जो BL संतोष वहाँ से तमाम 15 मंत्रियों से मिलकर और RSS और तमाम जो एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है उससे जो फीडबैक लेकर वो दिल्ली आए थे, उस फीडबैक के बाद ये पाया गया कि इस समय 3 ऐसे जो बड़े कंसर्न हैं, जो 3 बड़े मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को यूपी में एड्रेस करना होगा अगर बीजेपी को यूपी में सत्ता बचानी है 2022 के लिए। जो कोविड आने के पहले एक तरह से ये लग रहा था कि योगी सरकार की वापसी पूरी तरह से सुनिश्चित है और योगी सरकार तमाम जो हिंदू टेम्पल का मुद्दा है, राम जन्मभूमि का मुद्दा है और डिवाइडेड जो अपोजिशन है, बटा हुआ विपक्ष है, और उन सब के बीच में योगी सरकार आराम से सत्ता में वापसी कर लेगी। लेकिन कोविड के सेकेंड वेव ने सारी परिस्थितियां बदल दी हैं। अब जो स्थिति है कि जिस तरह से कोविड का मिसमैनेजमेंट यूपी में हुआ, दूसरे राज्यों में भी हुआ, लेकिन चूंकि इस समय बीजेपी की प्रायोरिटी यूपी में सत्ता को बचाना है, 2022 के विधानसभा चुनाव है और 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर योगी की वापसी नहीं होती है तो 2024 का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, वहाँ पे बीजेपी की खच्चर गाड़ी फंस सकती है। इसलिए सबसे पहले जो बीजेपी का कंसर्न है कि कोविड मिसमैनेजमेंट के बाद की जो स्थिति है वहाँ पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए, वैक्सीनेशन जो है वो एक मिशन मोड में किया जाए। और इसलिए जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिले तो प्रधानमंत्री ने उन्हें ये सारी बातें बताई कि वैक्सीनेशन जो है मिशन मोड में करना होगा और अगर थर्ड वेव आता है, उस तरह की सिनेरियो होती है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हाल ना हो जो सेकेंड वेव में हुआ था। क्योंकि 2022 का जो चुनाव होगा वहाँ पर कोविड एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टर साबित होने वाला है, क्योंकि जिन परिवारों ने जो अपने परिजनों को खोया है और वो सारे परिवार के लोग और उनके जो निकट संबंधी हैं वो अपने परिजनों को जो उन्होंने खोया उसको कतई नहीं भूलेंगे और ये सारा जो ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के अर्थमेटिक को बदल सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है और उसे चुनाव में हरा भी सकता है। तो इसलिए जो हेल्थ का इशू है वो एक बड़ा इशू इस चुनाव में बनने वाला है और कोविड एक बड़ा डिस्ट्रप्टर साबित होने वाला है। तो इसलिए जो रिसेंट सर्वे जो आए, जो BL संतोष की रिपोर्ट थी, उन सब में ये बातें आई कि ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, ग्राउंड पे असंतोष है, न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में बल्कि कॉमन जो जनता है उसमें तो असंतोष है ही, लेकिन जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो अपने MLA हैं, वो भी कोविड सेकेंड वेव के दौरान हॉस्पिटल बेड का इंतजाम नहीं करवा पाए, ऑक्सीजन की एबिलिटी नहीं सुनिश्चित कर पाए। तो इसलिए अपने कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है और कार्यकर्ता कहते हैं कि DM उनकी बात नहीं सुनता। DM कहता है कि जब लखनऊ से फ़ोन आएगा तब वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो फिर ऐसी सरकार में जो अपनी सरकार है
उसका मतलब क्या, जब एमएलएस की बात नहीं सुनी जाती, मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती, एमपीज की बात नहीं सुनी जाती, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से एमएलएस से लेकर मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी थी कोविड सेकेंड वेव के दौरान, तो उससे बीजेपी हाईकमान काफ़ी अलर्ट हो गया है। तो बीजेपी का जो पहला कंसर्न है कोविड मैनेजमेंट, आगे की रणनीति, थर्ड वेव को देखते हुए वैक्सीनेशन का प्लान, और चूंकि थर्ड वेव ऐसे समय में आ सकता है जब चुनाव निकट होगा, तो इसलिए बीजेपी आलाकमान योगी आदित्यनाथ से वो पूरा रोड मैप जानना चाहता था, जो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रोड मैप दिया है। दूसरा जो सवाल बीजेपी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ से जानना चाहा, वो जिस तरह की संगठन और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन की जो कमी हाल के दिनों में रिपोर्ट में आई है, कि योगी आदित्यनाथ का जो गवर्नेंस का मॉडल है कि वो ब्यूरोक्रेट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन बीजेपी लीडरशिप का कहना है कि ये मॉडल तभी काम करता है जबकि आपके गवर्नेंस के मॉडल में डिलीवरी जो है वो जनता तक सीधे पहुंच रही है। डिलीवरी अगर नहीं पहुंच रही, चाहे वो कोविड का मसला हो या फिर कोई दूसरे जहाँ पे आप कहें कि कोई भी सरकार की जो योजनाएं हैं, वो अगर डिलीवरी जनता तक नहीं पहुंच रही, तो उसमें संगठन और पार्टी जो है वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है उस रेजेंटमेंट को कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला है, संगठन को थोड़ा सा दरकिनार किया गया, और जो डेली जो ब्रीफिंग होती है मुख्यमंत्री की, जो उनकी 11 टीम है जिसमें कि ढेर सारे ब्यूरोक्रेट शामिल है, उसमें भी सरकार के जो लोग हैं उनको उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा जैसे लोग हैं जिनको अपने मंत्रालय में भी फ्री हैंड नहीं दिया गया है। तो ये जो सरकार और संगठन के बीच की जो कमी है, जो कलेक्टिव लीडरशिप है, उसको आगे ले जाना होगा, क्योंकि ये चुनावी समय है। तीसरा जो मुद्दा इस बैठक का निचोड़ है कास्ट अर्थमेटिक। चूँकि पहले प्री कोविड समय में ये माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ का जो अपना एक हिंदू हृदय सम्राट की जो इमेज है, और ख़ास करके बीजेपी ने जिस तरह से मैसिव मैंडेट पाया है और अपोजिशन बिखरा हुआ है, उसमें बीजेपी आसानी से इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को निकाल सकती है। लेकिन कोविड आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की और जो सरकार के जो फॉल्ट लाइन है, पार्टी की जो फॉल्ट लाइन है, वो सामने आई है। तो इसलिए कास्ट अर्थमेटिक को ठीक करना, वो कास्ट अर्थमेटिक किस तरह से ठीक होगा, क्योंकि अगर आप देखें 2014 से लेकर 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को, जिसमें कि अमित शाह ने रोड मैप तैयार किया था और 2017 में बीजेपी को मैसिव मैंडेट मिला असेंबली में, उसके पीछे एक जो बड़ा कारण था वो कास्ट कोलिशन करना। छोटी छोटी जातियों के जो नेता हैं उनको पार्टी में भागीदारी देना, उनके साथ अलायंस करना, सत्ता में भागीदारी देना, वो कास्ट जो अलायंस था वो बीजेपी के पक्ष में काम किया। लेकिन 2019 में न अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की नेता हैं उनको कैबिनेट में लिया गया, न जो निषाद पार्टी के नेता हैं उनको सत्ता में भागीदारी मिली, और राजभर ने तो पार्टी जो अलायंस था उसने राजभर ने अलायंस से ही किनारा कर लिया। तो ऐसे में ज़रूरी है, क्योंकि कोविड एक डिस्टर्बर साबित होगा तो कास्ट पे आपको ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो कास्ट बेस्ड पार्टियां हैं जो अलग अलग समुदायों का नेतृत्व करती हैं, उनके साथ अलायंस करना, उन्हें सत्ता में भागीदारी देना। अब इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है और इससे निकलेगा क्या? तो आने वाले दिनों में यूपी में कैबिनेट में एक्सपेंशन होना है, विस्तार होना है, जो कि बातचीत का एक बड़ा मुद्दा था। उस एक्सपेंशन में, फेरबदल में उन जातियों को रिप्रेजेंटेशन देना होगा। जैसे ब्राह्मण समुदाय, जैसे जितिन प्रसाद आए हैं, तो जितिन प्रसाद को एमएलसी यानी कि जो काउंसिल की सीटें जुलाई में खाली हो रही हैं, उसके जरिए उन्हें भेजा जा सकता है और कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो यानी कि ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। दूसरा कि जो ऐसी कास्ट हैं जिसमें कि अनुप्रिया पटेल, कुर्मी जाति का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो निषाद जातियां हैं, राजभर कम्युनिटी है, इनके रिप्रेजेंटेशन को भी इंटैक्ट किया जाए, ताकि वो कास्ट अर्थमेटिक बरकरार रहे और बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता की दहलीज तक पहुंच सके। अब सवाल ये कि बीजेपी को ये खतरा क्यों महसूस हो रहा है? बीजेपी को खतरा इसलिए महसूस हो रहा है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो यूपी में जो चेंज होने वाला है, आगे जो दिखता है, वो पश्चिमी यूपी कहीं ना कहीं जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, सपा और अजीत सिंह की पार्टियों के कारण जो एक कोलिशन बन रहा है, वहाँ पे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बीजेपी को सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, वहाँ से ज़्यादा सीटें निकालनी होगी।
तो इसलिए ईस्टर्न यूपी पे खासा ध्यान है, जिसमें कि राजभर की पार्टियां, जिसमें अनुप्रिया पटेल, जिसमें कि शर्मा, ए के शर्मा, और जिसमें कि जितिन प्रसाद, चूँकि ब्राह्मणों का जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी और तराई के इलाकों में है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फोकस है। दूसरा, क्योंकि जिस तरह से यूपी में मल्टीपोलर इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपने भी अपनी दस्तक दे दी है, प्रियंका गांधी एग्रेसिव हैं वहाँ पे, बहुजन समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा डोमिनेंस कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से MIM एक्टिव है वहाँ पे, तो वहाँ पे बीजेपी को न केवल अपना अपर कास्ट वोट बैंक बचाना होगा, बल्कि जो OBC वोट बैंक है उसको भी इंटैक्ट रखना होगा, क्योंकि जो माइनॉरिटी और यादव जो समुदाय है और जाट, ये अगर समाजवादी पार्टी और RLD के पक्ष में गोलबंद होते हैं, क्योंकि BSP अगर कॉर्नर हो जाती है पूरी चुनावी परिदृश्य से, तो जो वोटों का डिवीज़न होगा वो एक तरह से फाइट SP अलायंस वर्सेस BJP का होगा। तो वैसी स्थिति में अपर कास्ट वोट जो है वो आप और कांग्रेस में डिवाइड ना हो, और जो OBC कम्युनिटी है वो कहीं गोलबंद समाजवादी पार्टी के पक्ष में ना हो, तो इसलिए बीजेपी को अपना जो कास्ट अलायंस है उसको इंटैक्ट रखना होगा, और इसलिए ये सारी गोलबंदी हो रही है। साथ ही अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना जो गवर्नेंस है, उसका मॉडल सुधारना होगा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करनी होगी। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि योगी जो अब तक फ्री हैंड के साथ काम कर रहे थे, अब वो फ्री हैंड उतना नहीं रहेगा। अमित शाह का जो रिमोट कंट्रोल है वो पूरी तरह से चलेगा, और योगी को अमित शाह के मॉडल के हिसाब से ही काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ ये चुनाव योगी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव का बेहद खासा महत्वपूर्ण है। शंकर अनिमेश, द प्रेम।